नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं स्काई इंडिया टीवी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्वालियर में चंबल विकास मंच की 1800 महिलाएं सहित ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं द्वारा कांग्रेस नेता योगेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में आयोजित सम्यक अभियान संकल्प महासभा को संबोधित करते हुए नवक्रांति के अग्रदूत सुप्रसिद्ध विचारक भास्कर राव रोकड़े ने कहा, महिला आरक्षण लागू करने से पहले जनगणना कराने का प्रावधान बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुल आबादी में महिलाओं की आबादी आदि अब भी है, तब भी रहेगी। इस प्रकार लोकसभा व विधानसभा क्षेत्रों में परिसीमन के बाद महिला आरक्षण लागू करने का प्रावधान महिलाओं को भ्रमित कर अपनी कुर्सी बचाने का फॉर्मूला मात्र है। क्या वे महिला आरक्षण के अनुरूप सीटों की संख्या बढ़ाकर महिलाओं को आरक्षण देंगे? श्री रोकड़े ने कहा कि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव व लोकसभा चुनाव 2024 में ही महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिया जाए। महिलाएं और हमारे युवाओं को आत्मनिर्भर बनना जरूरी है और इस आत्मनिर्भरता से जोड़ेंगे हमारे गुरुजी श्री भास्कर राव रोकड़े जी आपको। तो मैं निवेदन करूंगी गुरुजी से कि वे 2 शब्द कहें और यहाँ बैठे युवाओं में उत्साह बढ़ जाए। श्री गुरुजी से तालियों में कंजूसी ना हो। मंचासीन ग्वालियर के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर नई सोच रखने वाले युवा आपके प्रिय नेता योगेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे सम्यक अभियान के स्टेट कोऑर्डिनेटर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी और मंचासीन सभी सम्माननीय बंधुओं, कार्यक्रम में उपस्थित मेरे युवा साथियों, बहनों, बेटियों, मेरा एक आग्रह है आप लोगों से कि थोड़ी देर शांत मेरी बात सुन लीजिएगा। बातचीत तो आप बाद में कर लेंगे। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज ये सम्यक अभियान से संबंधित चर्चा करने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराने जा रहा हूं। हमारी बहनें खासतौर पर इस पर ध्यान देगी। आज सदन में चर्चा चल रही है, विशेष सत्र आमंत्रित किया गया, इसलिए 27 साल पहले से जिस महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा हो रही थी उसको मूर्त रूप देने के लिए। अब इसको मूर्त रूप कैसे दिए हैं, ये अत्यंत सोचने की बात है। ये महिला आरक्षण बिल जो है, या महिलाओं को आरक्षण देने संबंधी बात, या महिलाओं को लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय, पंचायत आदि में प्रतिनिधित्व देने की संकल्पना, ये सर्वप्रथम इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। इनने किया था, आवाज को कुछ लोग देते रहिएगा। राजीव गांधी ने ये सर्वप्रथम संकल्पना की थी कि महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और उनको प्रतिनिधित्व स्तर पर सामने लाने के लिए आरक्षण देना होगा। लेकिन उस समय पुरुष प्रधानता कुछ ज्यादा जटिलतम स्थिति में थी, लोग सहमत नहीं हुए और राज्यसभा में प्रस्ताव नामंजूर कर दिया गया, गिर गया। उसके पश्चात उसी प्रस्ताव को जब नरसिम्हा राव जी की सरकार आई तो उन्होंने उस प्रस्ताव को लाया। स्थानीय निकाय, पंचायत आदियों में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। महिलाओं को आरक्षण देने के लिए जो बात आज कर रहे हैं, ये गुमराह करने का प्रयास करेंगे। महिलाओं को आरक्षण 90 के दशक में ही 33% स्थानीय निकायों में, नगर पालिका, नगर पंचायत आदि में, ग्राम पंचायतों में दिया जा चुका। तब
90 के दशक में। किसके कार्यकाल में? कांग्रेस के कार्यकाल में। अब बात आती है विधानसभा और लोकसभा में भी 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाए। आप लोगों से आग्रह है, बड़ी गंभीरता से सुनिए इस बात को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कठिन शब्दों में नहीं बोलूंगा। तो प्रतिनिधित्व देने की बात आई, विशेष सत्र बुलाया गया, इस कार्य विशेष के लिए विशेष सत्र, ठीक है। अब विशेष सत्र आया, लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देना है। आज बिल पारित हो जाएगा या कल पारित भी हो जाएगा, सब सहमत है, किसी को कष्ट नहीं है इस बात पर। अब लोगों में जागरूकता भी आ गई है। जब आपने विशेष सत्र बुलाया है, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण पारित कर दिया है, तब इस आरक्षण के लिए लागू करने के लिए महिलाओं को इंतजार क्यों करा रहे हो? ये सोचने की बात है या नहीं है? अगर आपने पारित करा दिया तो तत्काल इसे लागू कराइए। अब लागू करने के लिए क्या कह रहे हैं? महिलाओं को सुनने की बात, समझने की बात है। बोलते हैं इसके लिए जनगणना होगी, जनगणना के आंकड़े आएंगे, और जनगणना के जब आंकड़े आएंगे तब महिलाओं को संसद में, लोकसभा में, विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने संबंधी कानून का क्रियान्वयन होगा, पालन होगा। कितनी मूर्खता की बात है! क्या इतना भी समझ नहीं आया इन लोगों को कि देश में महिलाओं की आबादी कितनी है? भाई, आधी आबादी है कि नहीं है? आधी आबादी महिलाओं की है या नहीं? महिलाओं की ओर से आवाज आनी चाहिए। महिलाओं की आधी आबादी है या नहीं है? 50% है ना? यदि 50% महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिए तो कोई एहसान कर दिए क्या? एहसान तो नहीं किए ना। जब 50% महिलाएं हैं, आधी आबादी महिलाओं की है, और महिलाओं के लिए आरक्षण आज आप पारित करवा लेते हो, तो विधानसभा चुनाव सामने है, लोकसभा चुनाव सामने है, इसी से लागू क्यों नहीं करवा देते? अभी से जो महिला प्रतिनिधि जाएगी, महिलाओं के उत्थान के बारे में सोचने लगेगी, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं कराना है। क्यों नहीं कराना है? जब महिलाओं की ये सीटें बढ़ जाएगी, सीट बढ़ाएंगे, परिसीमन करेंगे, जनगणना करेंगे, परिसीमन होगा, और परिसीमन के बाद में जब सीटें बढ़ जाएगी, जब नेताओं को लगेगा कि हमसे सीट छीनने वाली नहीं है, तब यह आरक्षण लागू करेंगे। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को? मतलब महिला आरक्षण आज से लागू या कल से लागू, लेकिन इसका क्रियान्वयन 10 साल के बाद करेंगे। ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। और महिलाओं के लिए, पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए कितनी चिंतन की बात है। तो हम चाहते हैं कि यह महिला आरक्षण पारित जो किया गया है, इसे तत्काल लागू किया जाए। अब ये युवाओं के मुद्दे पर तो मेरा अभियान चल ही रहा है। इसमें हमारे योगेंद्र सिंह तोमर जी जब से अभियान चला है तब से हमारे साथ चल रहे हैं, पूरे प्रदेश में चले हैं, हर क्षेत्र में गए हैं। अभी एक दिल्ली के बड़े नेता ने मुझसे बात किया कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में जो एक राजनीतिक चिंतन होना चाहिए, जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिस प्रकार के प्रतिनिधित्व का चिंतन होना चाहिए, ऐसे युवा चेहरे उभर कर नहीं आ रहे हैं। मैंने उनसे बताया कि मैंने बोला मैंने एक युवा का चयन किया है जिसका नाम है योगेंद्र सिंह तोमर। मुझे विश्वास है कि यह युवक आगे जाकर ग्वालियर और चंबल क्षेत्र का न केवल नाम रोशन करेगा, बल्कि प्रतिनिधित्व का आदर्श मॉडल भी प्रस्तुत करेगा। उसका कारण है ये सम्यक अभियान के अत्यंत जटिलतम मुद्दे। जटिलतम इसलिए कि जब बेरोजगारी की समस्या के निदान की बात आती है तो बारीक अध्ययन करना पड़ता है, और बारीक अध्ययन करने के बाद समस्या के मूल तक जा सकते हैं। तो इन्होंने
मेरे साथ चलते हुए, हमारी टीम के साथ चलते हुए, हमारे शैलेंद्र जी के साथ हर जगह भागीदारी निभाते हुए उसका बारीक अध्ययन किया और पूरे प्रदेश में हर जगह गए। इसके साथ साथ इस विधानसभा क्षेत्र में, क्या ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र कहते हैं, कितना नंबर है भैया इसका? 15 नंबर है बोलते हैं, ग्वालियर 15 विधानसभा। इस विधानसभा क्षेत्र का इन्होंने चयन किया कि मैं यहाँ प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ यदि पार्टी मुझे अधिकृत करे तो। लेकिन भगवान के भरोसे नहीं रहे, पार्टी अधिकृत करे तब प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ। इन्होंने बोला क्यों? पार्टी जब मेरे को अधिकृत करेगी तब करेगी, उससे पहले मैं अपना प्रतिनिधित्व शुरू कर देता हूँ। और इन्होंने डोर टू डोर जाना शुरू किया, घर घर जाना शुरू किया। और ये ज्योति बिटिया है बैठी हुई, ये ज्योति बिटिया को इन्होंने बोला कि भाई आप सर्वे करिए, महिलाओं का सर्वे करिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। ये साधारण बात नहीं है। आज युवाओं की, पुरुष वर्ग की उतनी कमाई नहीं रहेगी कि घर चला सके आसानी से। महिलाएं भी उसमें भागीदारी निभाएगी थोड़ा थोड़ा, तो घर बड़ा आराम से चलेगा। बच्चों को अच्छी स्तर की पढ़ाई कराई जा सकती है। घर में भी अब अर्थ की स्थिति अच्छी रहती है तो शांति बनी रहती है, विवाद नहीं होता। महिलाओं को कई प्रकार की समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है, साधारण बात नहीं है। महिलाएं कब रोती है, कब पछताती है, कब परेशान होती है, कब रात की नींद उनकी खराब हो जाती है, जब कब ताने सुनती है और कब एक एक दो दो रुपयों के लिए मोहताज हो जाती है। मैं इसे बारीकी से जानता हूं, क्योंकि सन 1989 में मैंने पहली एक किताब लिखा था, पहली पुस्तक आई थी मेरी। उस पुस्तक का नाम था कुशल गृहिणी। क्या नाम था भाई? कुशल गृहिणी। और आप लोगों को बताऊंगा, महिला लोग बैठिए सब, बड़े आश्चर्य की बात है, मैंने कुशल गृहिणी किताब तो लिख दिया, लेकिन तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। मतलब मैंने कल्पना कर लिया था कि गृहिणी कैसी होनी चाहिए। महिलाओं की बारीक बारीक समस्याओं का मैंने उस समय से अध्ययन किया। ये मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि योगेन जी ने यहाँ पर ब्यूटी पार्लर का कोर्स शुरू करवाया। चंबल विकास, क्या है भाई सोसाइटी, क्या चंबल विकास मंच के माध्यम से। ये बहुत बड़ी बात है। ब्यूटी पार्लर का काम करते करते महिलाएं कुछ धनार्जित करने लग जाती है, परिवार का संचालन अच्छे से हो जाता है। घर के छोटे मोटे खर्च जो होते हैं, पति को बिना बताए भी कई खर्च करने पड़ते हैं, वो उसकी कम से कम पूर्ति हो जाती है। अभी बच्चियां हैं जिनकी शादी ब्याह नहीं हुई, अगर ये सब कोर्स वगैरह करके जाएगी तो आगे निश्चित रूप से अपने घर में जो आत्मनिर्भर बनी रहेगी। एक और बात है इसमें, ज्योति बिटिया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो महिलाएं ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही है, इसके लिए हम एक सुविधा आपको उपलब्ध कराएंगे योगेश जी। इस प्रदेश के जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो स्किन का इलाज करते हैं, उनकी शिविर लगाई जाएगी और शिविर में कुछ महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगर ये ब्यूटी पार्लर के दौरान किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, किसी को किसी प्रकार की समस्या हो जाती है, तो उससे उसको कैसे बचाया जा सकता है। और प्रत्येक, अगर कुछ महिला समूह के बीच में 10-10 महिलाएं इस टाइप की हो जाएगी कि जो विशेष प्रकार से काउंसलिंग करने लगेगी, तो उनको भी काउंसलर के रूप में रोजगार के अवसर मिलने लगेंगे। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, योगेश जी अभी आए थे, भोपाल आए थे, मेरे साथ बैठे, जब इन्होंने बताया चंबल विकास मंच के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम ठोस पहल कर रहे हैं, मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने कहा भाई आप काफी कुछ सक्षम है, लोगों को जोड़ने में सक्षम है, आपके पास टीम बहुत अच्छी है, महिलाओं को जोड़ लेते हैं। तो आप लोगों को याद होगा, ग्वालियर वासियों के लिए गर्व की बात थी, जब शूटिंग सर्टिंग के दुकान में जाते थे, कपड़े की दुकान में जाते थे, तो उस कपड़े के दुकान में जब वो अपना कपड़े का थान खोलता था तो उसमें लिखा होता था ग्वालियर शूटिंग। क्यों भाई, सही बात है, ग्वालियर शूटिंग कपड़े का नाम होता था। लिखा पढ़े हैं आप लोगों ने? बड़ी प्रसन्नता होती नहीं होगी ग्वालियर वालों को कि हमारा नाम पूरे देश भर में चलता है, ग्वालियर शूटिंग, ग्वालियर का कपड़ा चल रहा है। अब 3000 महिलाओं के लिए, कितनी महिलाओं के लिए ज्योति? 3000 महिलाओं के लिए योगेन तोमर जी ग्वालियर विकास मंच के माध्यम से
ग्वालियर अपेरल स्थापित करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स स्थापित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब ये ग्वालियर अपेरल क्या होगा मैं बताना चाहता हूं। महिलाओं के लिए महिला अच्छी तरीके से समझती है, गाउन खरीदने जाती है दुकान में, नाप का सही ढंग से गाउन नहीं मिलता, क्या होना चाहिए, कई रेट अलग अलग दुनिया भर की चीजें, कई कपड़े की ये होती है, वो चाहती है कि इस टाइप से होना चाहिए, बाजार में उपलब्ध नहीं होते। तो महिलाएं जब अपनी आवश्यकता को समझते हुए अपने आवश्यकता अनुसार कपड़ों का निर्माण करने लगेगी, और जब वो कपड़े बाजार में जाएंगे तो लोगों को लगेगा ये हमारी आवश्यकता है। तो ग्वालियर अपेरल के कपड़े, अपेरल मतलब गारमेंट्स का होता है, गारमेंट का कारोबार, ये कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं खोलनी पड़ती, ये कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टोरी बन जाती है। उसी एक ही कॉम्प्लेक्स में 3000 महिलाओं को एक साथ काम दिया जा सकता है। इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, प्रशिक्षण के प्रावधान है, ये हमारे योगेंद्र जी चलाएंगे, और 3000 महिलाओं को रोजगार के अवसर अपने क्षेत्र की महिलाओं को दिलाते रहेंगे। ये तो बात हुई महिलाओं की। अब मैं आता हूं कि आखिर ये सम्यक अभियान क्या है, क्यों शुरू किया गया सम्यक अभियान, और आज महिलाओं के सामने मैं क्यों आया हूं। दरअसल महिलाओं को भ्रमित करने के लिए ढेर सारे उपक्रम वर्तमान में सत्ताधारी दल ने करना शुरू कर दिया। महिला समूह बनाए गए, महिला समूह के माध्यम से ये लोन ले लो, ये लोन के लिए पहले प्रोत्साहित किया गया, फिर लोन की कैसी अदायगी करना है, महिलाएं आपस में परेशान हो जाती है, कई बार महिलाओं को अपने जेवर तक बेचने पड़ जाते हैं वो महिला समूह की किस्त अदा करने के लिए। परिवार में कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो क्यों महिलाएं कर्ज ले रही है? महिलाएं कर्ज इसलिए ले रही है कि यदि कम उम्र की महिला है, पढ़ी लिखी है, उसको नौकरी नहीं लगी, उसका पति इंजीनियर है या बीकॉम बीएससी आदि कोर्स किया है, उसको नौकरी नहीं लगी तो आय के साधन नहीं बने तो मजबूरी में कहते हैं चलो अभी भी आवश्यकता की पूर्ति ये ले लो, अभी मोटरसाइकिल नहीं लेंगे तो ड्यूटी पे कैसे जाएंगे, चलो मोटरसाइकिल के लिए लोन ले लो। इस टाइप की परेशानी महिलाओं के साथ हुई तो महिलाओं ने लोन लेना शुरू कर दिया। उसके मूल में गया मैं कि आखिर कारण क्या है, ये कर्जदार क्यों हो रहे हैं, महिलाएं इसकी ओर क्यों आकर्षित हो रही है, क्यों महिला समूह से जुड़ करके लोन ले रही है। तो पता चला इनके पति या इनके पुत्र को नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी न मिलने की वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति डगमगा गई है, इसलिए ये लोग लोन ले रहे हैं। तो वो लोन से कैसे मुक्त हो, ऋण से महिलाएं कैसे मुक्त हो, परिवार में आर्थिक संसाधन कैसे आए, युवा जो बेरोजगार पड़े हुए इनके लिए रोजगार के अवसर कैसे मिले, इन सारी बातों पर चिंतन करते 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 ये सम्यक अभियान की उत्पत्ति हुई। ये पहला महीना है जहां पर यह सम्यक अभियान की शुरुआत किस कारण से हुई है इसको मैंने स्पष्ट किया है। दरअसल सम्यक अभियान की शुरुआत महिलाओं की पीड़ा को देख करके हुई और बाद में युवाओं की ओर हम बढ़े। तो जब युवाओं की ओर बढ़े, कॉलेज में गए, विश्वविद्यालयों में गए, कोचिंग सेंटर्स में गए और युवाओं से बात करने लगे, भाई ये बेरोजगारी के कारण क्या है, तो वे तरह तरह की घुमा फिरा के बातें करने लगे जैसे नेता लोग बोलते हैं। कोई भी सही ढंग से नहीं बता पा रहा था। मुझे लगा ये बीमार तो है लेकिन इनको अपनी बीमारी पता नहीं, आखिर करे तो क्या करे। तब मैंने इस पर और गंभीर चिंतन किया तो मेरे सामने 7 मुद्दे आए जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। मेरे ख्याल से यहाँ कई महिलाएं ऐसी है, कई बच्चियां ऐसी होगी जो अच्छी पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी होने के बाद उनको नौकरी चाकरी नहीं मिल रही है, इसलिए सोच रहे हैं कहीं चलो कम से कम हम ब्यूटी पार्लर का ही कोर्स कर लेते हैं, इसी के माध्यम से कुछ धन कमाने लगेंगे, ये परिस्थितियां निर्मित हो जाती। तो मैंने इस पर बहुत बारीक अध्ययन किया कि आखिर नौकरी क्यों नहीं लग रही है। तो पहला कारण मेरे सामने आया, वो क्या आया, ये सेवानिवृत्ति की आयु जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी है इनकी सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल थी। 58 साल की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ा करके पहले 60 किया गया, फिर 62 कर दिया गया, 65 कर दिया गया। कई महिलाएं होगी जो शादीशुदा होगी, उनके ससुर जी जो है घुटनों में तेल लगाकर ड्यूटी करने जा रहे हैं और उनके पति महोदय जो पढ़े लिखे हैं घर में आराम से सो रहे हैं क्योंकि काम ही नहीं। इतनी पीड़ा है।
बड़ी गंभीर समस्या। तो हमने बोला भाई ये रिटायरमेंट आयु किसी भी कीमत में 58 साल होनी चाहिए, 58 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर ये 58 साल सेवानिवृत्ति आयु कर देते हैं तो क्या फायदा होगा? इस मध्य प्रदेश में 5,30,000 सरकारी अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। कितने? 5,30,000। जब 5,30,000 सेवानिवृत्त होंगे तो हमारे जो युवा डिग्री ले लेके भटक रहे हैं, इन 5,30,000 युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों का इंतजाम हो जाएगा। ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, बड़ी विचित्र स्थिति है। ये एक लेडीज बोलती है कि सविता बोलती है गायत्री से क्या करे यार, तेरा पति तो जो है सरकारी नौकरी कर रहा है, बड़ा मेरे पति के साथी है, उसको मिल रहा है 45,000 रुपया महीना और मेरे पति को 9,000। अब मैं 9,000 में गुजारा कैसे करूं? वो देख करके उसके अंदर में बड़ी ईर्ष्या के भाव जागती है, काम ये कहीं कर रहे हैं, अरे ये तो जल्दी 11 बजे गए और 6 बजे लौट के आ गए, और मेरा पति सुबह 9 बजे जाता है, रात के 9-10 बजे आता है और वेतन लाता 9,000 है। कितनी विचित्र स्थिति है। तो महिलाएं भी आपस में बड़ी परेशान होती है, सोचती है ये क्यों स्थिति बन रही है। सरकारी विभागों में वेतन मनमाना है, काम कम है। एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, 43,800 रुपए महीना वेतन मिलता है सरकारी में, प्राइवेट में 9,000 रुपया। प्राइवेट में स्कूल में जाते हैं कई महिलाएं, या पढ़ाने भी जाती होगी, हो सकता है स्कूल वगैरह में, तो पता चला प्राइवेट में कितना मिल रहा है, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, और सरकारी में 25,000 से शुरुआत। कितना बड़ा धोखा है। तो हमने इस पर गंभीरता से विचार किया, मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बना करके कम से कम इतनी मजदूरी देना ही पड़ेगा, ये तय कर दिया गया है। चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, कहीं पर भी उनकी मजदूरी तय है, उतनी मजदूरी देनी पड़ती है। लेकिन सरकारी में न्यूनतम वेतन अधिनियम नहीं है। इसलिए जब सरकार परिवर्तित होगी, और हमारे कांग्रेस के नेताओं से मेरी बड़ी विस्तार से चर्चा हुई है और सबने इन मुद्दों को स्वीकार किया है, तो सरकार जब परिवर्तित होगी तो न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू किया जाएगा। क्या किया जाएगा? न्यूनतम वेतन अधिनियम। आप लोग बोलिए, जरा आवाज आना चाहिए, मैं बोल रहा हूं, न्यूनतम वेतन अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम। ये याद कर लीजिए। क्यों? जब न्यूनतम वेतन अधिनियम होगा, आपके पति आपके पुत्र अगर नौकरी करने जाएंगे प्राइवेट कंपनी में, मालनपुर में भी अगर जाएंगे औद्योगिक क्षेत्र में, तो उनको सरकारी विभाग में जितनी वेतन मिलती है उतनी ही वेतन वहां पर भी मिलेगी। बताइए खुशी की बात है क्या नहीं? अब बात आती है तीसरी, भाई दलाली दलाली दलाली, जमीन की दलाली, कोई सामानों की दलाली, सब। और पहले के टाइम में मवेशियों की भी दलाली होती थी। क्यों महात्मा जी, सही है ना? मवेशियों की भी दलाली होती थी। अब यहाँ तो देखिए पढ़े लिखे युवाओं की दलाली हो रही है, पढ़े लिखे युवाओं की। अरे ये सरकार, ये रिश्ते में तो मेरा साला है, क्यों है साला? ये मेरे पत्नी का भाई मुंह बोला है। ये साला क्यों है? मेरे बच्चों का मामा मुंह बोला है। इस साले ने हमारे युवाओं की स्थिति बर्बाद करके रख दिया, उनकी रोजी रोटी छीन के रख दिया, उनको दलालों के हवाले करके रख दिया। तो आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से ये साला गुंडरी मार के बैठा है, आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से दलालों के हवाले युवाओं को कर दिया है। तो इस साले को कुर्सी से उतारना है और युवाओं को न्याय दिलाने वाली सरकार बैठाना है। तो आउटसोर्सिंग प्रणाली बंद होगी। सरकारी विभागों में 9,80,000 पदों पर इस सरकार ने आउटसोर्सिंग पद्धति से नियुक्ति करके काम लिया है। 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, इतने में कोई नौकरी होती है क्या?
ये नौकरी करा रहा है। हम पक्की सरकारी नौकरी 9,80,000 युवाओं को दिलाने का प्रबंध कराएंगे। ये 9,80,000 और 5,30,000 कुल मिला के कितना हो गया ज्योति? 15,10,000। 15,10,000 युवाओं के लिए नौकरी का इंतजाम कांग्रेस की सरकार आने पर हो जाएगा, ऐसा कि वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने पर भी तय हुआ। अब बात आती है, आप लोगों ने भी देखा होगा कोरोना के टाइम में क्या हुआ। जरा ध्यान दीजिए, कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ के आ रहे थे, किसी को समझ में नहीं आया, लॉकडाउन लगा है, नौकरी गई, लॉकडाउन लगा है। अरे भाई लॉकडाउन लगा 3 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का, अरे जितने समय तक लॉकडाउन लगा उतने समय नौकरी नहीं रहेगी, उसके बाद तो काम करना पड़ेगा भाई, कंपनी चलाने के लिए उतने तो आदमी लगेंगे। नहीं, इनने क्या चालाकी किया, वो B.R. अम्बेडकर जी ने अंग्रेजों के टाइम में शिफ्ट ड्यूटी होती थी 12 से 14 घंटे की, और उन्होंने देखा है बहुत गलत है शिफ्ट ड्यूटी, पर घर में आधी बातें। अभी महिलाओं की बड़ी समस्या भाई, महिलाएं जल्दी समझती है इस बात को। अगर पति महोदय सुबह 8 बजे से ड्यूटी पे गए हैं और रात के 10 बजे आ रहे हैं, तो पहले बोलती है घर में सब्जी कौन लाएगा, घर का सामान कौन लाएगा, बच्चों को कौन देखेगा, बच्चों के स्कूल भी नहीं गए हो, आदि सब बातें होने लग जाती है, तो महिलाएं परेशान हो जाती है। इस बात को B.R. अम्बेडकर जी ने समझा था कि बड़ी परेशानी है भाई, ये परिवार के लिए कब काम देते ध्यान